सवाल एक ये भी उठता है आप पर उठता है विशेष तौर पे। आप अभी जो कांग्रेस की सरकार है उनके जो बोर्ड है उसके सदस्य है और जो इस पिछले 2-5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर कई एट्रोसिटीज़ हुई हैं दलितों को लेकर, जिस पर अभी तक सरकार ने जो एक बड़ा काम करना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, सरकार भी बहुत ज़्यादा मुखर नहीं हो पाई। तो क्या जो सिविल सोसाइटी है वो इन दिनों इतनी मुखर क्यों नहीं है? करते हैं अनुसूचित जाति आयोग को लेकर अभी आपने एक बड़ी बात बोली आखिरी में कि ये मसौदा हमारा तैयार हुआ एक बिंदु कि ये संवैधानिक इसको दर्जा मिले। सरकार कांग्रेस की है, बहुमत भी है, सरकार अच्छी चली है, 1 महीने बाद आचार संहिता लगेगी, तो कहाँ कमी रह गई? क्या आप अमल करेंगे और आपका पिछला इतिहास क्या है और वाकई आप उस पर आचरण करने वाले लोग हैं भी कि नहीं है, या आप इस देश को ही नष्ट करने की दिशा में लगे हुए हैं, संविधान को ही नष्ट करने की दिशा में लगे हुए हैं? तो ये तो देखिए, ये प्रश्न ही बाद का है। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। सामाजिक न्याय यात्रा को लेकर अभी कुछ देर पहले बड़ी चर्चा हुई और उसके सह संयोजक भंवर मेघवंशी जी हमारे साथ हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं और जन मुद्दों को लेकर जन आवाम के बीच में जुड़ जाते हैं। और इस सामाजिक न्याय यात्रा में जो ये मैनिफेस्टो तैयार हुआ है तमाम 60 बिंदुओं का, उसके मुख्य कहें कि कलमकार हैं। आज उनसे जानते हैं। सर, मुख्य एजेंडा, जैसे हमने सतवीर जी ने कहा कि हमारा एजेंडा पॉलिटिकली अवेयरनेस को लेकर है, एक पत्रकार और एक लेखक होने के नाते संक्षिप्त में क्या कहेंगे आप? मैं सोचता हूँ कि ये रिक्लेमिंग द रिपब्लिक का एजेंडा है, ये हमारी डेमोक्रेसी को डीपन करने का एजेंडा है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का एजेंडा है। लग सकता है कि ये एक वर्ग का न्यस्त स्वार्थों का कोई मांग पत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस एजेंडे के जरिए हम इस देश के उस वर्ग को जो मेहनत कश वर्ग है, उसकी संविधान प्रदत्त जो हकदारी है, उस हकदारी को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। और शक्ति के जो ऐसे स्रोत बन गए हैं जो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक हैं, वहाँ से शक्ति को आम जन की तरफ ले जा करके ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एजेंडा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि आम लोग तय करेंगे और पार्टीज को लोगों के एजेंडे पर आना पड़ेगा। पीपल्स मैनिफेस्टो बनेगा और उस मैनिफेस्टो पर लोग उनको आना पड़ेगा, नहीं कि वो जो मैनिफेस्टो बनाएंगे उस पर हम आएंगे। जी, एक सवाल एक ये भी उठता है आप पर उठता है विशेष तौर पे। आप अभी जो कांग्रेस की सरकार है उनके जो बोर्ड है उसके सदस्य है और जो इस पिछले 2-5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर कई एट्रोसिटीज़ हुई हैं दलितों को लेकर, जिस पर अभी तक सरकार ने जो एक बड़ा काम करना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, सरकार भी बहुत ज़्यादा मुखर नहीं हो पाई। तो क्या जो सिविल सोसाइटी है वो इन दिनों इतनी मुखर क्यों नहीं है? पहली बात तो ये मैं स्पष्ट करूं कि मैं किसी बोर्ड का मेंबर नहीं हूं। मैं एक जन अभाव अभियोग निराकरण समिति का सदस्य हूं। जी जी। और वो जनता के अभावों को सुनने और उनके निस्तारण के लिए काम करती है। तो मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ वहाँ पर, और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का वहाँ पर बैठा हुआ नुमाइंदा नहीं हूँ। तो पहला स्पष्टीकरण तो ये है। दूसरा, मैं सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधि हूँ और आप देख सकते हैं कि तमाम इन सालों में ये जितने भी मुद्दे, चाहे एट्रोसिटी के हुए, शोषण के हुए, यौन दुर्व्यवहार के हुए, इनमें सिविल सोसाइटी कहीं कमज़ोर नहीं है। हर जगह पर जाकर के बात उठा रही है, लेकिन मीडिया का जो चरित्र है, निरंतर वहाँ हमारा स्पेस घट रहा है। हम रोज कुछ न कुछ कर रहे हैं, घटनास्थलों पे जा रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, उन चीज़ों पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं दर्ज नहीं किया जा रहा है। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में हम खुद ही लिखते हैं वो सारी चीज़ें। तो आप ये कह सकते हैं कि किया तो बहुत कुछ जा रहा है और हर घटना पे बोला भी जा रहा है, बावजूद इसके अगर वो दिख नहीं रहा है, तो इससे कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि शायद ये लोग मिले हुए हैं और ये इस राज्य में बोलते नहीं और उस राज्य में बोलते हैं। सवाल उठता है ये? हाँ, निश्चित रूप से रोज ही उठता है, बिल्कुल, हर दिन ही उठता रहता है, आज ही उठा है,
कल भी उठा है, बिल्कुल। और मैं उसका जवाब भी देते रहता हूँ कि भाई हमारी जब मेरे बीच में जहन में आया तो इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। जी जी जी। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो जन मुद्दों पर बात करते हैं और जो जनता के मुद्दों पर चर्चा करते हैं या संघर्ष करते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है कि व्यवस्था में कौन लोग बैठे हैं या राजनीतिक दल किसकी सत्ता है। जिसकी भी सत्ता होती है, मानव अधिकारों पर काम करने वाले लोग सदैव ही टारगेट पर होते हैं। हमारे लिए ये सरकार, वो सरकार, सारी सरकारों में हम लोग जंतर मंतर से लगा करके और जयपुर के शहीद स्मारक तक सभी जगहों पे धरने देते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं। हमारी आप सारी पोस्टें देखिए सोशल मीडिया की, तो उसकी भाषा में भी कोई कमज़ोरी नहीं है, लेकिन चूंकि लोग टैग कर देते हैं कि भाई अच्छा ये पॉलिटिकल उस सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए अब नहीं बोलते हैं। लेकिन उस हिस्सा होने का कोई मतलब नहीं है, उस कमेटी का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी कमेटियों में आप 10 कमेटियों में भी हो जाएं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो भी सरकार बनेगी वो उसमें हम सबका योगदान है, और वहाँ कोई नीति निर्माण का काम होगा तो हम उसमें भागीदारी निभाते हैं। हमने गुमंतु पॉलिसी बनाई है इसी सरकार के लिए, गुमंतु समुदाय के लिए अभी अभी बनाई है। आकस्मिकता योजना का एक ड्राफ्ट तैयार किया। ये जो स्पेशल डेवलपमेंट फंड आया है एक्ट, इसके मसौदे से लगा करके इसको लागू करवाने और इसके क्रियान्वयन के काम में लगे हुए हैं। तो ये तो नीति निर्माण में हमारा जो एक तरह का एंगेजमेंट है, ये तो एक प्रोसेस है। इससे आप ये अगर ये समझ बनती है लोगों की कि भाई ये तो इनके मिले हुए लोग हैं, तो फिर आप किसी भी सिस्टम में काम नहीं कर पाएंगे। अगली कोई भी सरकार आएगी तब भी हम इसी तरीके से काम कर रहे होंगे। हमारा संघर्ष और सहयोग जो है वो साथ साथ चलता है। जहां हमको लगता है कि इस काम में सरकार के साथ बैठ करके हम ये नीति बना सकते हैं तो वो भी करते हैं, और जहां संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, नारे लगाने पड़ते हैं, वो भी करते हैं। अनुसूचित जाति आयोग को लेकर अभी आपने एक बड़ी बात बोली आखिरी में कि ये मसौदा हमारा तैयार हुआ एक बिंदु कि ये संवैधानिक इसको दर्जा मिले। सरकार कांग्रेस की है, बहुमत भी है, सरकार अच्छी चली है, 1 महीने बाद आचार संहिता लगेगी, तो कहाँ कमी रह गई अभी तक? मुझे लगता है कि ये हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी थी कि उनको आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाना चाहिए था और उसका संघर्ष करना चाहिए था। आप देखेंगे कि हमारी तो निरंतर मांग है। 2 अप्रैल की जो महापंचायत हुई उसकी भी प्रमुख मांगों में यह था कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये बात हर बार कही जाती रही है। आज विशेष संदर्भ में यहाँ ये बात उठाई हमने कि ये जो जाति के नाम पे अलग अलग बोर्ड बनाए जा रहे हैं, इससे हमारी शक्ति का विभाजन होगा, और हम पहले से ही इतनी उपजातियों में बटे हुए हैं, और ज़्यादा बंट करके ये जो लकीरें हैं हमारे बीच की दरारें हैं, ये स्थायी न हो जाए। इसलिए हमारा ये कहना है कि आप ये मत बनाइए, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये जो थोक के भाव में बोर्ड बना दिए गए हैं, इनके अध्यक्षों को कोई नहीं पूछने वाला है। ये अपने लिए कमरा, टेबल, कुर्सी की तलाश करेंगे थोड़े दिनों बाद में कि हमको कहाँ मिल रहा है। तो ये खुद का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते, हमको क्या अधिकार दिलाएंगे? तो जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जिसके तहत राज्य अनुसूचित जाति आयोग बना हुआ है, उस आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक दर्जा प्राप्त होना चाहिए, वो दर्जा दीजिए, उसको ताकत दीजिए, उसके दांत मजबूत कीजिए, ताकि वो एट्रोसिटी हो, चाहे किसी भी प्रकार के हमारे अन्याय अत्याचार हो, उस पर काम करेगा। ये बोर्ड क्या कर लेंगे? जातिगत बोर्ड एक तरीके से कलंक का विषय है, मेरा ये मानना है, क्योंकि आप चर्मकार बोर्ड बना रहे हैं, आप फलाना बोर्ड बना रहे हैं, यानी कि जिन जातिगत पैसों से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इनसे बाहर निकलो, जाति तोड़ो और जमात बनाओ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात कही, ये तो स्ट्रेंथन ऑफ कास्ट का पूरा चीज़ है, और हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं। अभी आपने जो 60 बिंदुओं का जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, जयपुर में आप एक सभा करेंगे, मान लीजिए राजस्थान के अंदर अभी कांग्रेस की सरकार उस पूरे बिंदुओं को लेकर अगर आपके साथ नहीं आती है और अन्य राजनीतिक पार्टियां आती हैं, तो क्या आपका उस राजनीतिक पार्टी के प्रति, अगर आपको उससे वैचारिक मतभेद भी है, तो क्या उसको सपोर्ट करेंगे चुनाव के सगुफा को लेकर? हाँ कि हम आपका मैनिफेस्टो को लेते हैं और हमारा घोषणा पत्र ये होगा। देखिए, मैनिफेस्टो अपने मैनिफेस्टो में इन बिंदुओं को दर्ज कर लेना मात्र ये साबित नहीं करता है कि आप क्या करेंगे। अगर आप संविधान को नष्ट करने वाली ताकतें हैं, इस देश के सेकुलर चरित्र को नष्ट करने वाली ताकतें हैं, अगर आप ऐसी ताकतें हैं जो कम्युनल और
कास्टिस्ट हैं और महिलाओं के विरोधी हैं, तो आप केवल लिप सर्विस कर लें, आप केवल लिख लें, इससे भुलावे में हमारे लोग आने वाले नहीं हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, इसके ज़रिए क्योंकि जो भी सरकार आएगी उसको जवाबदेह बनाना हम सबका दायित्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कागजों में लिख करके ले आएँ और हमारा समाज भूल भुलैया में आ पर्चा जाए। छाप दिया कि हम आपकी मांगे मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। नहीं। हम इस पर क्या आप अमल करेंगे और आपका पिछला इतिहास क्या है और वाकई आप उस पर आचरण करने वाले लोग हैं भी कि नहीं है, या आप इस देश को ही नष्ट करने की दिशा में लगे हुए हैं, संविधान को ही नष्ट करने की दिशा में लगे हुए हैं, तो ये तो देखिए ये प्रश्न ही बाद का है कि क्या परिस्थितियां बनने वाली है। फिलहाल ये है कि मैनिफेस्टो आपके यहाँ कितनी जगह पाता है या नहीं पाता है, ये अभी वर्तमान का तात्कालिक विषय ये है। ये समर्थन करना नहीं करना तो समाज का वृहद मुद्दा है और लोग अपने अपनी परिस्थितियां और अपने अपने विचार के आधार पे चीज़ें तय करेगी। अभी हमारी पब्लिक स्क्रीनिंग चलेगी, दलित आदिवासी नज़रिए से हम वो स्क्रीनिंग करने वाले हैं, फिर हम बड़े पैमाने पर देखेंगे कि कहीं ये नष्ट ही तो नहीं कर रहे हैं सारी चीज़ों को, और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे भंवर मेघवंशी जी, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो घोषणा पत्र है उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कितनी गंभीर है, वो सिर्फ लिख देने मात्र से नहीं, वो कितना धरातल पर यानी कि ज़मीनी आधार पर उसको क्रियान्वित करेगी, तभी हम उस तमाम उस राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करेंगे। अंततः जो चल रहा है वो चलेगा, लेकिन ये जो बिंदु हैं उसको आप गंभीरता से पढ़ें, अध्ययन करें और 15 सितंबर तक अपने सुझाव भी दें, जिससे कि आपके मुद्दे इस मैनिफेस्टो में आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे सहयोगी रमन वर्मा के साथ मैं डॉक्टर महेश वर्मा, दीजिए इजाजत। शुक्रिया।